जो अगर इंडिया में आ गया तो ये धंधा भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तो उस समय फिर मैं करूँगा क्या? तो अभी से कुछ ना कुछ ऑप्शन की तलाश करनी ज़रूरी है। तो मैं उसके बाद नए ऑप्शन की तलाश में लग गया। तो जब नए ऑप्शन की तलाश में लगा तो देखिए, ऊपर वाला जो होता है कहीं ना कहीं से रास्ता देता है। और 98 की बात है, 98 में मुझे मेरे एक मित्र हैं जो कि LIC में एजेंट हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि बाहर से, अमेरिका से कुछ भारतीय लोग आए हैं, NRI हैं, जो कि यहाँ पर एक बिजनेस के बारे में बताने के लिए आए हैं। और आप मुझे उन्होंने इनवाइट किया। तो मैं चला गया, मैं देखने देखने के लिए गया कि क्या चीज़ें देखते हैं। बोले एकदम नया सिस्टम है, नए तरह की कुछ बातें हैं, आ करके देखना है। तो मैं चला गया और वो मीटिंग हुई थी एक LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर के घर में, जहाँ पर 10-12 लोग थे। और वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वाइट बोर्ड है और स्टैंड है, और वहाँ पर स्मार्ट से एक बंदा और उसकी वाइफ दोनों है, और वो वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार थे। तो प्रेजेंटेशन चालू हुआ और प्रेजेंटेशन जब चालू हुआ तो पहली बार MLM का जो प्लान है मैंने देखा। और उस कंपनी का नाम था एमवे का प्लान मैंने देखा। और देखने के बाद में जब पूरा कैलकुलेशन समझा, पूरा जब प्लान को समझा, तो दिमाग में ये बात आ गई कि ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया है। और ये बंदा जब अपनी नौकरी को छोड़ करके इंडिया आ गया है, और USA से अपनी नौकरी छोड़ करके इंडिया आया है और यहाँ पर अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, तो ज़रूर इसमें कुछ तो दम होगा। और उसके लिए फिर मैंने मेरे मन में मतलब एक पॉजिटिव वो आई, सोच आई कि इसको देखना चाहिए। तो जब मीटिंग खत्म हो गई, सब चले गए, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता, तो मेरे अंदर में कौतूहल बढ़ा कि ये जो बता के गए हैं, ये इसमें कैसे जुड़ना चाहिए, इसके बारे में और पता करना चाहिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, अपने LIC एजेंट को। तो उसने मुझे बताया कि मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप अपने जो जिसके घर में मीटिंग हुई थी, उनसे पूछिए कि वो जुड़ गए हैं क्या, या कोई व्यक्ति जो 10-12 लोग होंगे तो कोई तो उसमें जुड़ा होगा, तो मुझे उनसे बात कराइए। तो उन्होंने पता करके बताया कि कोई भी नहीं जुड़ा है। उसके बाद मैं सर्च करने लगा कि मुझे तो उससे जुड़ना है, कौन मिलेगा मुझे जोड़ने वाला। दोस्तों देखिए, ये पॉजिटिव सोच की बात है। 12 लोग थे, 12 लोग में से कोई भी व्यक्ति जुड़ा नहीं, सब लोगों ने नेगेटिव लिया, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव में लिया और मैं सर्च कर रहा हूँ। जबकि MLM में लोग जो है भागते हैं कि प्लान इस तरह का, जो कोई भी नया काम करने से भागते हैं लोग, लेकिन मैं सर्च कर रहा था कि कोई तो मिले, कोई तो मिले। और सर्च करते 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 दिसंबर 98 में, 98 में 3 महीना करीब गुजर गया। दिसंबर 98 में मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि हमारे केबल टीवी नेटवर्क में ही हमारा कनेक्शन उनके यहाँ लगा हुआ था, और उनकी एक दुकान थी और मेरा परिचय था उनसे। तो ऐसी एक दिन बातचीत उनसे हुई, मैं उनके यहाँ पे गया हुआ था पैसे लेने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक कंपनी में ज्वाइन किया हूँ। तो मैं तुरंत, मेरा दिमाग, मेरे एंटीना खड़ा हो गया। मैं बोला कि वो एमवे है क्या? तो बोले हाँ। तो मैं बोला मैं तो इसमें जुड़ने के लिए ढूंढ रहा हूँ, कोई तो मुझे मिले। तो अच्छा हुआ आप मिल गए लकीली। तो आप मेरे को बताइए इसके बारे में। तो बोले मैं कल जा रहा हूँ। उस समय भिलाई में बहुत बड़ा इसका एक प्रोग्राम हो रहा था, तो मुझे वो अपनी गाड़ी से एक टैक्सी करके उन्होंने, वो भिलाई जाने वाले ही थे, तो मुझे भी बोले आप मेरे साथ चलो। तो मैं चला गया भिलाई। भिलाई जाने के बाद में जब वहाँ पे प्लान मैंने पूरा देखा समझा, और वहाँ पे पूरा माहौल था, बहुत ज़बरदस्त माहौल था, सेमिनार एक चल रहा था। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने तुरंत वहीं पे फॉर्म, वहाँ पे मिल रहा था, फॉर्म था वहाँ अवेलेबल। तो मैंने तुरंत, उस समय फिजिकल फॉर्म हुआ करते थे, तो मैंने वो फॉर्म को भरा, और फॉर्म भरने के बाद में वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग ले ली। तो दोस्तों इस तरह से मेरी MLM की शुरुआत हुई। और उसके बाद जैसा बोला गया, जैसा आप लाइन ने बोला, जैसे हमारे और ऊपर के लाइन ऑफ स्पॉन्सर में थे एक्टिव हेल्पलाइन लोग, वो जो लोग जैसा जैसा बोलते थे वैसा वैसा करता गया करता गया करता गया करता गया। उसमें भी काफ़ी अच्छी शुरुआत में स्पीड बढ़ी, काफ़ी लोग जुड़ते चले गए, टीम बननी चालू हो गई। तो मुझे लगा कि अब तो ये बहुत आसान काम मिल गया है, यहाँ पर टीम खड़ी करनी है। लेकिन हुआ ये कि लोग उसमें आते थे, चले जाते थे, आते थे, कुछ दिन कुछ महीना काम करते थे, फिर चले जाते थे। काम करने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो ये यही कंटिन्यू होता रहा। लेकिन मन में पॉजिटिव एनर्जी कंटिन्यू आती गई इस सिस्टम के प्रति। क्यों? क्योंकि मैं, जैसा आप लाइन लोग बोलते थे, जैसा जो मीटिंग सेमिनार बोलते थे, वो जाता था मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहां पर भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, वहां कंटिन्यू जाता था। और वहां जाने के बाद मुझे एक अलग ही दुनिया लगती थी, क्योंकि वहां पर जब मैं, जो स्पीकर आते थे, फॉरेन कंट्री से स्पीकर आते थे, तो जब उनकी बातों को सुनता था और जब उनके वीडियोस देखता था, वहाँ पे उनके वीडियोस चलते थे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, तो उसमें देखता था कि बड़े बड़े उनके पास में कई एकड़ों में बंगले हैं, उनके पास में अपना खुद का प्राइवेट जेट, अपना प्लेन है।
8-10 प्रकार की अलग अलग महंगी महंगी कारें हैं उनके घरों में, और दुनिया के हर घूमने की फिरने की जो जगह है वहां से उनकी लाइव वीडियोस, वहाँ की वीडियोस हैं, वहाँ की फोटोज हैं, कि मतलब लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो जब वो चीजें जब देखता था, कंटिन्यू उनके वीडियोस देखता था, तो ये चीजें दिमाग में घर कर गई, और ये समझ में आ गया कि ये एमएलएम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरे किसी भी काम में वो ताकत नहीं है कि हमको करोड़पति अरबपति बना सके। ये बात मन में घर कर गई और ड्रीम जाग गया। दोस्तों, ड्रीम जो होता है ना, अगर रियल में आपका ड्रीम जाग जाए तो जिंदगी में आपको कभी भी वो बैठने नहीं देगा, आपको हमेशा तंग करेगा, परेशान करेगा, अपने आप को पाने के लिए वो आपको उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, वो जो ड्रीम जगह मेरा, तो रियल में मेरे अंदर में काम करने की क्षमता और बढ़ गई, और मैंने पूरी ताकत लगा के काम करना शुरू किया। 4.5 साल लगभग मैंने काम किया, अच्छे लेवल पे पहुंच गया, और काफी अच्छा लेवल था उस समय मेरा। लेकिन इनकम के बारे में बात करूं तो इनकम बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि लेवल तो वहां पर एक बार रैंक पहुंच गया, फिर से वापस डाउन हो जाता था, फिर से एक बार पहुंचे, फिर से डाउन हो जाता। तो इस तरह से बार बार वहां संघर्ष करना पड़ता था। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि इस सिस्टम में पावर तो है, लेकिन ये जो कंपनी है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये चीज दिमाग में धीरे धीरे आने लग गई। इस बीच में कुछ और कंपनियां आई, और शुरुआत हो गई कुछ कुछ कंपनियों के आने की। तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही तरह तरह से कंपनियों को चेंज करने का जो सिलसिला चला, क्योंकि यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ से मैं तो नहीं कमा पाऊंगा, तो दूसरी कंपनी में चला गया। वहाँ पे कुछ महीने काम किया, फिर वहाँ पे कुछ कमी नजर आई, फिर तीसरी कंपनी में चला गया। और यही स्थिति आज की डेट में जितने भी एक्टिव नेटवर्कर हैं, जिनके ड्रीम जाग चुके हैं, हर किसी की है। हर कोई वही काम कर रहा है, और मैंने भी वही किया। और क्योंकि मुझे कंपनी बदलने का शौक नहीं था, लेकिन मुझे अपने सपनों को पाने का शौक था, इसलिए मैं अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए इधर से उधर भटकता रहा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठवीं, इस तरह से करते 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 2007 में पहला एक इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे को मिला। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान मिला, और वहां से फिर मैंने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। मैं अभी तक का प्रोडक्ट बेस्ड काम करता था, प्रोडक्ट में ही काम किया, सभी प्रकार के फूड सप्लीमेंट में, एफएमसीजी, सभी प्रकार की कंपनियों में गया। और मेरे घर में मेरी वाइफ परेशान थी, क्योंकि मैं आए दिन नए किट लेकर के आ जाता था, नई ज्वाइनिंग करता था, और प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मैं नया नया किट लेके आता था, नए नए बैग लेके आ जाता था। मेरे घर में बैग की भरमार हो गई, और हमेशा मेरे घर में मेरी वाइफ मुझे यही बोलती थी कि ये फिर नया लेके आ गए, फिर नया लेके आ गए। दोस्तों, इस संघर्ष के समय में जब मैंने ये सब शुरू किया, और जब मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया था, और जब मैं उसमें काम करता था, तो मेरे पास समय नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं तो पूरा दिन भर तो मैं केबल टीवी के काम में ही उलझा हुआ रहता था, वहां से निकलने का समय नहीं है। और मेरे पास सिर्फ एक ही दिन मिलता था टाइम, वो था संडे का। संडे के दिन ही मुझे टाइम मिलता था, और संडे के दिन मैं पूरा काम करता था, और संडे का संडे मैं निकलना चालू कर दिया। अपने फैमिली का समय, जो फैमिली को जो समय रहता है संडे के दिन ही, अमूमन जो एक मिडिल क्लास वर्ग का व्यक्ति होता है, वो संडे के दिन अपनी फैमिली को देता है, और फैमिली को घुमाना फिराना, बच्चों को घुमाना फिराना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं संडे के दिन पूरी तरह से अपने आप को बिजनेस में डिवोट कर दिया। एक भी संडे मैं अपनी फैमिली को नहीं देता था। बहुत तरसा मैंने तड़पाया उन लोगों को। मेरा बच्चा छोटा सा है, और उस बच्चे को भी कभी मुझे याद नहीं है कि मैं कभी उसको गार्डन लेके गया हूँगा, या उसको मैं कभी घुमाने फिराने ले गया हूँ, मुझे याद नहीं आता, क्योंकि उस बच्चे को मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत सेक्रीफाइस करवाया। और मेरी फैमिली जो है वो पूरी तरह से सेक्रीफाइस करी है, और उनका पूरा सहयोग और सपोर्ट रहा है, और उसकी वजह से ही आज मैं इतना पॉजिटिव रहा। अगर मेरी घर में मेरी वाइफ अगर खिटखिट चालू कर देती और मेरे पीछे पड़ जाती, तो शायद मुझे एमएलएम को छोड़ना पड़ता, लेकिन उसने कभी नहीं किया। वो हमेशा मौन रही, और उनको अपनी फैमिली को बहुत तकलीफ दी है, मुझे इस बात का एहसास है। लेकिन ये मैं सब उनके लिए ही कर रहा था, क्योंकि मेरे सपने बढ़ चुके थे, और वो सपने सोने नहीं देते थे। समय मेरे पास था नहीं, संडे का ही दिन मुझे मिलता था, और वो संडे पूरा का पूरा मैं 100% एमएलएम में ही देता था, चाहे वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करूं। लेकिन संडे को दिन मैं पूरा तरह से यूटिलाइज करना चाहता था। मैं चाहता था कि ये जो संडे मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ इसको, और इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कराया। और इस बात का एहसास उनको भी हो गया था कि ये जो है जिद्दी और जुनूनी व्यक्ति है, ये मानने वाले नहीं है। तो मैंने अपनी जिद और जुनून के आगे जो है कभी कुछ सोचा नहीं और ना समझा, और मैं हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहा, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो ये पाना ही है। तो 2007 में जब मुझे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी मिली, तो लगा कि अब मेरी जिंदगी जो है चेंज होने वाली है, क्योंकि उसमें आरओआई था, हर महीने का रिटर्न था, कि हमने इतना पैसा लगाया और इतना रिटर्न आने लगा। तो वो चीज़ जब मैंने लगाया तो रिटर्न आना चालू हो गया।
तो समझ में आया कि अब तो इसी में काम करना चाहिए, तो प्रोडक्ट वाला काम तो बेकार है। तो पूरा मेरा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया और मैंने पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान की गिरफ्त में आ गया और वहां से पैसे कमाने चालू कर दिए। पैसा अच्छा आया, लेकिन 5 महीने में ही वो कंपनी जो थी बंद हो गई। पहली कंपनी थी इन्वेस्टमेंट में, उसके पहले एमएलएम के इतिहास में कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं आया था। वो कंपनी मलेशिया से आई थी, लेकिन वो पैसा मैंने उसमें बहुत ही जी जान से काम किया और लगभग 5 महीने में 12 करोड़ का बिजनेस दे दिया। लेकिन जितना भी पैसा मैंने उसमें कमाया था, जो भी कमीशन आ रहे थे, वो सारा का सारा पैसा उसी में डालता चला जा रहा था, उसी में डालता चला जा रहा था और उस तरह से मेरा बहुत बड़ा उसमें नुकसान हो गया और मैं पूरी तरह से जीरो में फिर खड़ा हो गया। उसके बाद कुछ कुछ और करता रहा, कुछ कुछ कंपनियों में और ट्राई करता रहा। फिर उसके बाद में 2009 में मैंने अपना एक मकान बना लिया, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता था, उसके बाद मैं किसी को बोलता नहीं था। कुछ कुछ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता था, पैसे अच्छे आते थे, फिर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती चली गई और बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करता था, कई बार बड़े रिटर्न भी आ जाते थे। और इस तरह से 2009 में मैंने अपना एक खुद का मकान बनाया, बहुत ही सुंदर मकान बनाया था। और उस मकान में फिर मैं शिफ्ट हुआ और उस मकान में जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब लाइफ जो है यहाँ पे मेरी सेट हो जाएगी और ये मेरा एक परमानेंट जगह मेरे को मिल गई है। और उस समय जिंदगी थोड़ी सी स्मूथ थी, क्योंकि मैं कई जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा था, लेकिन वो सभी इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी और इन्वेस्टमेंट कंपनियों में कभी पैसा बहुत अच्छा आता था, किसी कंपनी में डूब जाता था, किसी में आता था, किसी में डूब जाता था, इसी तरह से चलता रहा। 2010 में मुझे एक कंपनी मिली जिसमें मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन डर के मारे काम स्टार्ट नहीं कर रहा था। लेकिन वो कंपनी लंबी चली और उस कंपनी का नाम था स्पीक एशिया। दोस्तों, स्पीक एशिया के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि उस समय उसने इतिहास बना दिया था। यहाँ पर इनकम का सारे रिकॉर्ड उसने कंपनी ने तोड़ दिए थे और उसमें सर्वे भरना रहता था, सर्वे का पैसा मिलता था। तो वो काम मैं सर्वे भरता रहा, पैसा आता रहा, लेकिन नेटवर्क बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैं देखा कि कंटिन्यू 1 साल से चल गई है, तो मैंने हिम्मत करके उसमें काम चालू किया और मुश्किल से 6 महीना मैंने काम किया होगा, वो कंपनी भी बंद हो गई 6 महीने में। लेकिन मैंने पैसा अच्छा कमा लिया, बहुत पैसे आ गए उस समय। तो पैसा जब आ गए हाथ में, तो और मेरा जो ट्रेंड है टोटली चेंज हो चुका था। मैं प्रोडक्ट बेस्ड प्लान को देखना ही पसंद नहीं करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान ही करता था। तो इस तरह से जब पैसे हाथ में आ गए, तो फिर मैंने और भी दूसरी नई नई कंपनियां आती थी, तो उसमें इन्वेस्ट करता था और करता गया। फिर उसके बाद में कई बार ऐसा लगा कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है, उसमें भी हाथ आजमाना चाहिए। तो उसमें भी मैंने हाथ आजमाए और उसमें भी मेरा बहुत पैसा लगा और उसमें कुछ पैसे आए, कभी कभी नहीं आए। इस तरह से आना जाना पैसे का कंटिन्यू लगा रहा और फाइनली धीरे धीरे देखा कि लॉस होने लग गया, काफ़ी लॉस होने लग गया और लॉस की संख्या बढ़ती चली गई और मेरा लगभग जो जितना भी मैंने पैसा कमाया था सब डूब गया, सबका सब डूब गया। और 2013 में एक सिस्टम आया जिसका नाम था, एक हेल्पिंग प्लान था जिसका नाम है ट्रिपल एम पहली बार आया था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया और उसमें भी बहुत तेजी से काम किया। पैसा बहुत आया, लेकिन सारा का सारा पैसा मैंने उसी में डाल दिया और उस वजह वो भी ज़्यादा दिन चला नहीं और वो भी 4-5 महीने में ही बंद हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से जब पैसे डूबने चालू हुए, एक के बाद एक मेरे पैसे डूबते चले गए, तो मैं कुछ कर्जे में आ गया, कुछ मेरे ऊपर लोन हो गया। तो उस वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। और वाइफ के जो जेवर थे वो भी मैंने बैंक में गिरवी रख दिए थे, पैसे निकाल करके उसमें से कुछ पैसे को लगा दिया था ताकि मैं स्थिति से उबर जाऊं, लेकिन वो पैसा भी डूब गया। और वाइफ का जो सोना है वो पूरी तरह से गिरवी मेरा रहा। 2014 की बात है, 2014 में मैंने वाइफ का सोना पूरा गिरवी रख दिया था और स्थिति बद से बदतर होने लगी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा मकान बेचने के अलावा। मैंने मकान बेचने का ठाना कि मेरे को मकान बेच करके जो कर्जे हैं, तो जो भी मेरे ऊपर उधारी हो चुकी है उसको चुकाना है। और मैंने फिर मकान बेचने का प्रयास किया और मकान बिक गया। जब मकान बिक गया तो पैसे आए, तो मैंने सबसे पहले अपने कर्जों को उतारा। और उस समय मेरे वाइफ का जेवर को मैं छुड़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं छुड़ाया। मैं बोला कि ये पैसे जो मेरे पास आए हैं, इस पैसे को मैं और इन्वेस्ट करके कहीं अच्छे से पैसा बनाऊंगा, इस बार सही सोच समझ के पैसा लगाऊंगा। और वो काम मैंने शुरू किया और यकीन मानेंगे नहीं दोस्तों आप, मेरा जितना भी पैसा मकान से आया था ना, सब पैसा मेरा डूब गया और वाइफ का जो जेवर था वो भी बैंक में गिरवी है। अब स्थिति मेरी 2015 के बाद, मतलब 2015 में मेरा मकान बिका और उसके बाद मेरी स्थिति एकदम जीरो पे आ गई थी। यानी कि जहां से मैंने शुरू किया था अपनी लाइफ को, वहीं पे मैं आके खड़ा हो गया। पहले तो मैं अकेला था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास मेरा पूरा परिवार है
दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका था, लेकिन मैं डिप्रेशन में कभी शो नहीं किया। मैं कभी भी अपने आप को डिप्रेस जाहिर नहीं होने दिया। मैंने अपने परिवार के सामने कभी भी अपने आप को डिप्रेस नहीं दिखाया। लेकिन अंदर से मुझे लगने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे किस दिशा में कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को आगे जीऊँगा, क्या करूँगा। मेरे सामने मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। दोस्तों ये जो बीच में आपको एक बात बताना भूल गया था मैं, कि जब 2011 में मेरे पास बहुत पैसे आ रहे थे, तो मैंने अपना जो केबल टीवी का काम था उसको मैं छोड़ दिया था। मैं उसमें मेरे भाई भी थे और कुछ पार्टनर थे, तो मैंने उनको दे दिया। मैंने बोला कि अब आप लोग इसको संभालो, मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। उनको छोड़ दिया था और वहीं के पैसे से हम लोगों ने मिल करके खेती की जमीन ली थी, फार्मिंग का काम चालू किया था, जिसमें मेरा भाई पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। तो वो फार्मिंग का काम भी मैंने छोड़ दिया था। मैंने बोला कि मुझे यहाँ नहीं करना, मेरे को एमएलएम में ही मेरा करियर मेरे को बनाना है, तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। तो मैं पूरी तरह से काम को छोड़ चुका था। तो मेरे पास कोई काम नहीं था। जब 2015 की बात है, मेरे पास कोई काम नहीं था। और जब मकान के पैसे जो आए थे, वो भी पैसे जब डूब गए, तो मैं 2016 लग चुका था। तो 2016 में लगभग मैं जीरो की स्थिति में था। तो जब ये बात मेरे भाई को पता चली, तो वो उस समय मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि वो आकर के मुझे इतना चिल्लाए, इतना डांटे, मेरा और मेरी वाइफ को दोनों को चिल्लाए, और बहुत ज़्यादा सुनने को मिला। और मुझे ये वार्निंग दी गई कि तुम अब ये सब काम छोड़ो, तुमको एमएलएम नहीं करना है, तुमको वापस से इस काम में आ जाओ और वापस संभालो। दोस्तों आप सोचिए कि एक काम को मैंने छोड़ दिया, उस काम को मैंने अलविदा कह दिया 2011 में, और उसके बाद मुझे वापस से उस काम में जाना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा। तो मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा हीन भावना मेरे अंदर डेवलप हुई कि मैं वापस से मेरे को उसी काम में जाना पड़ा है। तो मैं बहुत रोया, और मैंने ऊपर वाले से एक ही चीज़ दुआ मांगी कि ऊपर वाले तू मुझे वापस क्यों वहाँ भेज रहा, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्या करता, फैमिली थी और घर के खर्चे चलाने थे, तो मुझे जाना पड़ा और भाई की वार्निंग को सुनना पड़ा। और भाई ने साफ साफ कह दिया था कि अब तुमको सिर्फ और सिर्फ यही काम संभालना है, इसके अलावा तुमको एमएलएम के बारे में सोचना नहीं है। एमएलएम को बिल्कुल भूल जाओ, और अगर एमएलएम करते पाए गए तो फिर तुम यहाँ पे भी तुमको रहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरे ऊपर एकदम खतरा आ चुका था कि मैं अब एमएलएम के बारे में सोच नहीं सकता, एमएलएम के बारे में कुछ कर नहीं सकता। तो मैं 3 साल तक कंटिन्यू उस काम में लगा रहा। हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एक एजेंसी भी है। उस एजेंसी को मैं संभालने की जिम्मेदारी मेरे को दी गई कि तुम इसको संभालो। लेकिन उस काम को मैंने शुरुआत किया, मेरे को लगा कि इस काम में मैं उसी काम में मैं अपने आप को पूरा फोकस करने की कोशिश किया, लेकिन पैसे ही नहीं आते थे। उस काम में ले दे के खर्चा चलता था, और बहुत मुश्किल से घर खर्चा चलता था। तो मुझे लगने लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को कहाँ ले आया। कई बार मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने इतना साल जो किया है एमएलएम में, क्या इतना जो मैंने नॉलेज लिया है, ये क्या सब वेस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों मैंने ऊपर वाले से कंटिन्यू, अब जब भी मैं दुआ मांगता था, एक ही बात मांगता था कि मुझे इस काम में मत उलझा ऊपर वाले, क्योंकि मैं कुछ और करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे कुछ इस जिंदगी का एक पर्पस मुझे मिल चुका है। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है। मेरा जो फोकस था दोस्तों, मेरा जो ड्रीम है ना, वो सोशल वर्क का है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ समाज का कल्याण करके जाऊं, अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दे के जाऊं, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरी जिंदगी से लोगों की जिंदगियां चेंज हो। ये मेरे जिंदगी हमेशा से मेरा मकसद था, और मैं हमेशा दुआ में यही मांगता था कि मैं अगर उस काम में फंस गया, मैं खेती किसानी के चक्कर में फंस गया, फार्मिंग के काम में फंस गया, क्योंकि मुझे फार्म में भी जाने के लिए बोला जाता था कि खेत में जाकर के काम को संभालना है, खेती का। तो हेलो, हाँ सॉरी। तो दोस्तों बहुत फंसा हुआ महसूस करने लगा मैं उस जगह पे जा करके, और करता मरता क्या ना करता, मुझे मजबूरी में वहाँ काम करना पड़ा। और सुबह से रात तक मेरी एक रूटीन बन गई, जो सुबह ऑफिस जाता, अपना ड्रिप सिस्टम का काम को संभालता, और दिन भर वहाँ पर उसी में उलझा रहता। 3 साल इसमें मैंने काटे, और जिंदगी के मेरे सबसे बेकार साल गए 3 साल। ये 3 साल मैंने घुट घुट के जिया, और मुझे लगने लगा कि मुझे लगता है मेरी जिंदगी लगता है अब इसी में चली जाएगी। लेकिन मैं हर बार अपने ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके मैं ऊपर वाले पर ही पूरा छोड़ दिया कि ऊपर वाले, अगर मेरी जिंदगी का यही अंत है, तो ये अंत मुझे मंजूर नहीं है। मुझे कुछ नया रास्ता दे ऊपर वाले, मुझे कुछ नया रास्ता दे, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे ये काम नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए, जब आप कोई भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो ऊपर वाले ने मुझे रेनेटस दिया। 2018 लास्ट में मेरे हाथ में रेनेटस मुझे मिला। तो सुमंतोल दे सर जो है, उन्होंने वो मेरे साथ किसी कंपनी में 2-3 कंपनियों में काम कर चुके थे पहले। तो उनसे मेरा 10 साल पुराना रिलेशन था।
10 साल से रिलेशन था, तो उनका मैसेज मेरे पास आने लगा। और इस बीच में मैं कुछ कुछ कंपनियों का उनको मैसेज करता था, तो वो कंपनियों के मैसेज को देखते थे, मेरे से पूछते थे, लेकिन ज्वाइन नहीं करते थे। वो बहुत चूजी व्यक्ति हैं। तो जब उनका मेरे पास मैसेज आने लगा, कई बार आने लगा, ऐसे तो मैसेज कई लोगों का आते रहता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मुझे उनका मैसेज मैंने देखा 1 बार 2 बार 3 बार। तो मैंने उनको कॉल कर लिया, तो उन्होंने बताया इसके रिजल्ट के बारे में कि ऐसा ऐसा रिजल्ट इसमें आ रहा है। तो जब रिजल्ट के बारे में मुझे पता चला कि ऐसे रिजल्ट इसमें आ रहे हैं, तो मैंने उन पर भरोसा कर लिया। क्यों किया भरोसा? कि सुमंतो देव जी को मैं जानता हूं कि वो बहुत चूजी व्यक्ति हैं और बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही ठोक बजा के काम करते हैं। तो उनके ऊपर मैंने भरोसा किया कि वो व्यक्ति अगर इस काम को कर रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ ताकत होगी, कुछ ना कुछ इसमें दम होगा, तभी उन्होंने इसमें हाथ डाला है। तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट को मंगाया। और प्रोडक्ट को मंगाने के बाद में जब यूज करवाया अपने घर में ही, वाइफ को करवाया, तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो वो 1 दिन में ही उसको रिलीफ मिलना चालू हो गया। बहुत ही अच्छा उसको असर किया। और उसके बाद दूसरा डब्बा भी जब किसी को दिया तो उसको भी रिजल्ट आना चालू हुआ। तो मेरे को समझ में आया, ये आने लग गया कि ये जो प्रोडक्ट है वास्तव में कुछ तो अलग है। अभी तक का मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट में काम किया, लेकिन कभी भी ऐसा कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर तो कुछ तो अलग है। तो इस तरह से भी धीरे धीरे लोगों से बातचीत चालू हुई और प्रोडक्ट का मूवमेंट चालू हुआ। प्रोडक्ट लोगों के घर आने लगा, लोग खाने लगे। और उस समय तो कंपनी से प्रोडक्ट आता था, कंपनी से ही कुरियर के थ्रू आता था, फ्रेंचाइजी नहीं थी, तो कुरियर आने में काफी समय लगता था। तो इस तरह से धीरे धीरे काम चालू हुआ। और जब काम चालू हुआ तो लोगों का जो रुझान है वो देखने को मिला कि यहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रोडक्ट को लेकर के, और प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ बढ़ती जा रही है। ये बात मेरे को क्लिक कर गई। और उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया, लेकिन काम स्टार्ट मैं सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन ही कर पाता था, क्योंकि दूसरे दिन मैं काम नहीं कर सकता था। जो हमारा ऑफिस था वहाँ पर मैं किसी को बुला नहीं सकता था और ऑफिस से निकल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर MLM की पाबंदी लगी हुई थी। MLM नहीं करना है, ये बात मेरे ऊपर में एकदम सर में तलवार की तरह लटकी हुई थी कि MLM के बारे में सोचना नहीं है। तो मैं अपने ना तो ऑफिस में किसी को बुला पाता, ना किसी को मैं कहीं जा करके प्लान दिखा पाता। अपने शहर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने शहर में ही कहीं नहीं जा पाता था। शाम को 7-8 बजे के बाद जब मैं वहां से फ्री होता, तो उसके बाद मैं जा करके 1-2 लोगों से मिलता था और संडे के दिन थोड़ा सा टाइम देता था। लेकिन ये बात मेरे समझ में आ गई कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं इसमें बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ तो रास्ता खोजना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद फिर मैं बाहर भी बात करने लगा, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जो मेरे जान पहचान के लीडर्स थे उनसे बात करने लगा। तो हर कोई मुझे वहां बुलाता था। जब मैं अपने शहर में ही नहीं निकल पा रहा हूं तो मैं दूसरी जगह कहाँ जाऊंगा। और दूसरी बात, मेरे पास पैसे ही नहीं थे उतने, सिर्फ खर्चा पानी ही चल रहा था मेरा। तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं बाहर जा करके खर्चा को अफोर्ड कर सकूं। तो मैं ऊपर वाले से एक ही चीज उस समय दुआ मांगता था कि ऊपर वाले मुझे कुछ तो रास्ता दे, क्योंकि ये जो अब मुझे चीज मिल चुकी है, ये जो चीज मेरे हाथ में आ चुकी है, ये अद्भुत है। इससे मैं यहाँ पर करोड़पति अरबपति बन सकता हूँ और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। ऊपर वाले मुझे रास्ता दे, मुझे रास्ता दे। हर बार मैं जब भी नमाज पढ़ता यही दुआ मांगता ऊपर वाले से कि मुझे इसका रास्ता चाहिए, मैं किसी भी हाल में इसमें सक्सेस होना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब आप तड़प के ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं ना, जब आपकी बातों में सच्चाई होती है, तो ऊपर वाला जरूर रास्ता खोलता है। उसी समय पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई कि क्यों ना मैं यूट्यूब का सहारा लूँ। और मैंने यूट्यूब में वीडियो बना के डालना चालू किया। उस समय यूट्यूब में बांग्ला लैंग्वेज में और असमी लैंग्वेज में ही वीडियोस डले हुए थे, हिंदी लैंग्वेज में नहीं था। तो मैंने हिंदी में प्लान बनाया और कुछ टेस्टिमोनियल थे वो डाले। दूसरे जगह के जो कुछ टेस्टिमोनियल थे जिसमें फ़ोन नंबर नहीं थे, उसको डाउनलोड किया, उसको भी मैंने डाला। और उसी समय हमारे यहाँ पे मैंने एक डॉक्टर को दिया था, उस डॉक्टर के थ्रू कैंसर पेशेंट को बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ गया। तो उस डॉक्टर का इंटरव्यू भी मैंने डाला, वो आज भी डाला हुआ है। तो वो इंटरव्यू मैंने डाल दिया। उसके बदौलत मुझे इतने कॉल आने लगे, पूरे इंडिया से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से कॉल आने लगे। और सब लोग मुझे बुलाते थे, क्योंकि MLM का सिस्टम ही यही था कि आप आइए और समझाइए, प्लान को समझाइए, पूरा समझाइए। लेकिन मेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही समय था कि मैं निकल पाऊँ। मैं अपने शहर में नहीं निकल पा रहा हूँ तो मैं बाहर क्या जाऊँगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगा कि मैं कैसे करूँ। तो ऊपर वाले ने फिर मुझे दूसरा रास्ता दिया और वो था टेली कॉन्फ्रेंसिंग का। दोस्तों एक बंदा मेरे साथ जुड़ा, वो मेरे साथ अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। उसने एक कंपनी में वो उस समय काम कर रहा था। उस समय उस कंपनी में टेली कॉन्फ्रेंसिंग हुआ करती थी। तो उसने मुझे बोला, सर कि इस नंबर को यूज करो। उसके पास एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग का नंबर था, वो किसी और का था, तो उसको भी नहीं पता था इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो उसने मुझे नंबर दिया और उसका कोड नंबर दिया था। तो हम लोगों ने उसमें अपना छोटा सा 8-10 लोगों का एक मीटिंग हम लोग उसमें किया करते थे दूसरे के नंबर पे। तो जब
ये होने लगा तो उसने मुझे बोला सर ये नंबर दूसरे का है कि आप इसको ट्राई करिए करके। तो मैंने सर्च करके उस वेबसाइट को पाया और उसके बाद मैंने इसका ऑपरेशन शुरू किया। तो इस तरह से मेरा एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम चालू हुआ। दोस्तों वो जो बंदा जिसने मुझे बताया था आज वो इस लाइन में नहीं है, आज इस फील्ड से हट चुका है, लेकिन उसने, देखिए ऊपर वाला किसी न किसी को माध्यम बनाता है आपकी सफलता का रास्ता खोलने के लिए। उसने मुझे ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में उसी ने मुझे बताया, लेकिन आज वो इस सिस्टम में नहीं है, किसी और कंपनी में काम कर रहा है। तो दोस्तों मैंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग को ऑपरेट करना सीखा, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से उसमें म्यूट अनम्यूट करना, ये सब चीज़ मैंने धीरे धीरे करके सीखा, किस तरह से उसमें उसको यूज़ करना है। तो लेकिन उस समय मुझे रिकॉर्डिंग का पता नहीं था, और उस समय मैंने प्रेजेंटेशन चालू करना शुरू किया, शुरुआत के दिनों की बात बता रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू मैं ही बोलता था, और लगभग 4 महीना जो है कंटिन्यू मैं एक उस समय तो मैं पूरा प्लान भी प्रेजेंटेशन देता था, मतलब प्रोडक्ट के साथ में, इनकम के साथ में प्लान को भी मैं बताया करता था। तो उस समय 1 घंटा 10 मिनट लग जाता था। तो 1 घंटा 10 मिनट मैं कंटिन्यू सुबह भी और रात को भी बोलता था, कंटिन्यू बोलता था। और शुरुआत में लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला, कुछ लोग उसमें जुड़ते थे, कुछ लोग बोरियत महसूस करके कट जाते थे, इस तरह से हुआ। और इस बीच में फिर सुनील विश्वकर्मा जी मिले, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोलता था। तो बोलने के बाद में मैं टेस्टिमोनियल सेशन को ऑपरेट नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना थक जाता था, गला सूख जाता था। तो मुझे टेस्टिमोनियल सेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो पहले जिस बंदे ने मुझे बताया था वो टेस्टिमोनियल सेशन को ऑपरेट किया करता था, जिसने मुझे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताया था, लेकिन वो बीच में धीरे से फिर उसमें से अलग हो गया। तो फिर उसके बाद सुनील विश्वकर्मा जी उसी समय जस्ट शुरू किए थे, तो उन्होंने इस काम को संभाल लिया। लेकिन हुआ ये कि कई बार ऐसा हुआ कि दोस्तों लोगों ने इसको हल्के में लिया शुरू में, लोगों ने इसको सही तरीके से रिस्पांस नहीं दिया शुरू में। कुछ लोग आते थे, कभी नहीं आते थे। कई बार ऐसा हुआ कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में एक भी व्यक्ति नहीं है, कोई आया नहीं है, लेकिन टाइम हो चुका है, तो मुझे तो प्रेजेंटेशन देना है। तो मैंने अपना प्रेजेंटेशन चालू कर देता था, कोई आए मत आए मुझे मतलब नहीं था। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कोई आए मत आए, मैं तो अपना काम करूंगा, क्योंकि इसमें फायदा ये है टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कि इसमें जो व्यक्ति जुड़ता है उसको ये पता नहीं चलता है कि इसमें कितने लोग बैठे हैं, वहां कोई बैठा है कि नहीं बैठा ये भी पता नहीं चलता है। आपको भी अभी पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पे कितने लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसको पता चलता है जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो दोस्तों इसी बात का मैंने फायदा उठाया। मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई इसमें आए या ना आए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। दोस्तों ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है, जो अपने काम को अपना फर्ज समझता है। मैंने इसको अपना फर्ज समझ लिया कि मुझे फर्ज है, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता किसी शहर में। तो मैं लोगों को इसी कॉन्फ्रेंस कॉल का नंबर देता था। मैं बोलता था कि मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आप प्रोडक्ट को मंगाइए, पहले आप उसको ज्वाइनिंग करिए, पहले आप यूज करिए। आपको रिजल्ट आने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, तब तक आप कॉन्फ्रेंस सुनिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और आप यहाँ लोगों को लेके बैठिए। तो इस तरह से मेरा कॉन्फ्रेंस का सिस्टम शुरू हुआ। और जो भी व्यक्ति का जिसका भी फोन आता था, मैं हर किसी से यही बात बोलता था कि मैं अभी नहीं आऊंगा, पहले आप प्रोडक्ट को मंगाइए, पहले आप प्रोडक्ट को खाइए, और आप इस कॉन्फ्रेंस में आइए और अपने साथ लोगों को लेके बैठना चालू करिए। इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ना चालू हुई। कई बार तो बिना एक भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। मैंने ठान लिया था कि मुझे ये करना है तो करना है, क्योंकि यही मेरे पास एकमात्र हथियार है जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मुझे इसकी ताकत समझ में आ गई थी और मैंने कंटिन्यूटी जारी रखी। और दोस्तों हुआ ये कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ना चालू हुई। और उसके बाद ये हुआ कि जो लोग बाहर से ज्वाइन करते थे, जो मुझे बुलाते थे, वो मुझे बुलाना भूल गए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस से ही उनका रिस्पांस आने लग गया और कॉन्फ्रेंस से ही उनके पास ज्वाइनिंग बढ़ने लग गई। तो जब यहीं से कॉन्फ्रेंस से जब ज्वाइनिंग बढ़ने लगी, तो उसके बाद उनका जो फोकस था कि मुझे बुला करके प्लान को समझना है, वो फोकस उनका जो है शिफ्ट हुआ। और वो लोग को मैं पूरी तरह से कन्विंस कर पाया कि आपको कॉन्फ्रेंस से ही सफलता मिलेगी। और इस तरह से धीरे धीरे उनकी भी हैबिट बढ़ी और हैबिट पढ़ने चालू हो गई, और इस तरह से मेरा कॉन्फ्रेंस का काम चालू हो गया। और इस तरह से कॉन्फ्रेंस के थ्रू धीरे धीरे भीड़ बढ़नी चालू हुई और मेरे पे आउट बढ़ने चालू हो गए। दोस्तों यकीन मानिए कि मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था, लेकिन सितंबर में मैंने काम चालू नहीं किया। नवंबर में जाके मैंने काम चालू किया था, नवंबर 2018 में। और फरवरी 2019 में विकास श्रीवास्तव जी बिलासपुर आ गए, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ से रिस्पांस आने लगे, मेरी टीम में इतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आनी चालू हो गई कि विकास श्रीवास्तव, तापस विश्वास जी को मैंने बुलवाया था एक सेमिनार करने के लिए, लेकिन साथ में तापस विश्वास जी के साथ में विकास श्रीवास्तव जी भी आ गए थे। 2019 फरवरी की बात है ये, 24 फरवरी। तो दोस्तों उसके बाद जब विकास सर आए और तापस जी आए, तो काफी मोटिवेशन मिल गया, अंदर में और ज्यादा उत्साह बढ़ गया।
और इसी तरह से मेरा काम चालू हुआ। तो दोस्तों लेकिन मैं उस दौरान में मैं दौड़ भाग कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय मेरी इनकम अभी उतनी नहीं हुई थी कि मैं कहीं निकल पाऊं और अपने जो चलती हुई अर्निंग है उसको बंद कर पाऊं। यानी कि मेरी जो फार्मिंग से और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से जो मेरी अर्निंग आ रही थी उसको मैं उस समय छोड़ नहीं सकता था। तो मुझे मजबूरी थी कि मैं कहीं जा नहीं पाता था। बिल्कुल बिना मूवमेंट किए ही मैंने पूरा कल जो है अपने एक रूम से ही मैंने ये पूरा बिजनेस बिल्ड किया है। और इसमें ऊपर वाले का पूरा सहयोग है, क्योंकि ऊपर वाला अगर नहीं चाहता तो मुझे मेरे रास्ते नहीं खुलता। दोस्तों आज ये जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मिला है, जिस व्यक्ति ने मुझे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का रास्ता दिखाया वो व्यक्ति आज इस सिस्टम में नहीं है। वो पता नहीं क्या कर रहा है। बात होती है उसकी आईडी लगी हुई है, लेकिन वो अभी किसी और सिस्टम में है, लेकिन वहाँ पैसा नहीं कमा रहा है। बोलता है सर बिल्कुल वापस आ रहा हूँ बोलता है। तो एक आध दिन में आपसे उसका जब भी वो यहाँ पे आएंगे तो मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि रियल में मुझे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताने वाले कौन व्यक्ति हैं। अभी वो किसी और काम में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे मेरा सिस्टम बढ़ता चला गया और उसके बाद में कॉल आने चालू हो गए। आज जितनी भी टीम मेरी जुड़ी हुई है दोस्तों, सब ज्यादातर यूट्यूब से जुड़ी हुई है। यूट्यूब से ही लोग जो है मुझे कॉल करते थे और इस तरह से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में लोग जुड़ते चले गए और कारवां खड़ा हो गया। दोस्तों आज की डेट में हजारों की तादाद में मेरी टीम में लोग हैं। और दोस्तों इस तरह से मेरा पहला पे आउट जो था वो मात्र 102 रुपए का था। धीरे धीरे बढ़ते आज के समय में आप लोगों के सामने है कि मैं एलिट एग्जीक्यूटिव रैंक में हूँ और मेरी इनकम लगभग 4 लाख के आसपास, हाईएस्ट मेरा गया 4,85,000 रुपया। और दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को और हमारे सिस्टम को भी बहुत बड़ा होना है। और इसी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में अभी तो मैं एक पहला सिंगल करोड़पति बना हूं, लेकिन आने वाले समय में इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पे करोड़पतियों की लाइन लगने वाली, करोड़पति ही करोड़पति नजर आएंगे। और अब जो अभी टेस्टिमोनियल जो चलता है हेल्थ का, दोस्तों हेल्थ का टेस्टिमोनियल जो है आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता चला हो जाएगा कि रेटस में तो हर चीज के हर प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है ही है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का मूवमेंट तो इतना ज्यादा हो रहेगा कि यहाँ पर जो है उसके बाद लाइफ स्टाइल के बारे में जो है टेस्टिमोनियल आया करेंगे। तो दोस्तों ये होने वाला है आने वाले समय में और ये बहुत बड़ा होने वाला है। और दोस्तों मैं यहाँ पर शुरुआत में मेरी जो शुरुआत के दिनों में मैं यहाँ पर करोड़पति बनने का सपना रखा था, लेकिन अब मेरा जो है विजन चेंज हो चुका है। मुझे यहाँ पे अरबपति बनना है। मैं यहाँ पर अरबपति बनने के लिए काम कर रहा हूँ। कई करोड़पति मुझे पैदा करने हैं और मेरा टारगेट है दोस्तों मैं अरबों कमाऊँ यहाँ से और मैं 100% कमाऊंगा। दोस्तों मेरी बातों से आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं पैसा का बहुत ज्यादा भूखा हूँ। दोस्तों मैं पैसे का क्यों भूखा हूँ इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना जो रियल ड्रीम है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। दोस्तों पैसा जो है ना, हर चीज के लिए पैसा चाहिए और मेरा मेन मकसद है दोस्तों पैसा कमाने का। जो मेन मकसद है, मैं बहुत बड़ा एक सोशल वर्क करना चाहता हूँ। मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ कि दोस्तों कि मैं ऐसा कुछ काम करके जाऊं कि इस संसार में लाखों लोगों की जिंदगी को मैं बदल सकूं। और उस काम में मुझे पैसा चाहिए दोस्तों, बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि बड़ा चैरिटी करना चाहता हूँ। मैं उसको ऐसे करना चाहता हूँ कि इंडिया लेवल पे हमारा नाम हो जाए। उस लेवल का मेरी ड्रीम है, मैं ऐसे चैरिटी करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और इसीलिए मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पे अरबपति बनूं और उस पैसे को मैं ऐसा यूज करूं और मैं समाज को यह दिखा पाऊं कि एक रईस व्यक्ति का जो समाज के प्रति दायित्व वो क्या है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आईना उन तथाकथित रईसों को जो पैसे को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। दोस्तों पैसा जो है ना वो आपको ऊपर वाले ने दिया है, वो आप उसके एक केयर टेकर है। पैसा जो है हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ऊपर वाले की, उसने दिया है, वो हम उसके केयर टेकर हैं। तो हमको उस पैसे को सही यूज करना है और एक गरीब व्यक्तियों के बारे में सोचना है। दोस्तों गरीब जो है ना, देखिए हम जो इस संसार में आए हैं और संसार में हम जो है, हमको ऊपर वाले ने भेजा है। हम प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति माइक्रो सेकंड हम एग्जामिनेशन के दौर से गुजर रहे हैं। ऊपर वाला हमारा हर पल एग्जाम लेता है कि इसकी सोच क्या बन रही है, ये किस तरह से जी रहा है। यहाँ से हमको ये धरती हमको परमानेंट नहीं दिया है, यहाँ से तो हमको लेके जाएगा दूसरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों ये धरती में हमको एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन में वही पास होगा जो यहाँ पर अपनी जिंदगी को कामयाब करेगा। और कामयाब कब होगा? जब उसके पास दुआएं इकट्ठा होंगी। दोस्तों मैं ये काम जो कर रहा हूँ ना, दुआओं को इकट्ठा करने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना दुआओं का जखीरा हो कि मैं ऊपर वाले के सामने जब खड़ा हूँ ना, तो ऊपर वाले के सामने मैं शान से खड़ा हो सकूं, सर ऊंचा करके खड़ा हो सकूं, सर झुका के नहीं। तो इसके लिए हमको चाहिए पैसा। इसलिए दोस्तों मेरा सपना है कि मैं ऐसा काम कुछ करके जाऊं कि जिस दिन भी मेरी मौत हो, देखिए मौत तो है, हर किसी को जाना है धरती से, जिस दिन भी मेरी मौत हो दोस्तों, लाखों लोगों की भीड़ मेरी मैयत में हो, मेरे शव यात्रा में हो, लाखों लोगों की, और सबकी आंखों में आंसू हो। मेरा सपना है जिंदगी का। मैं चाहता हूं
कि मैं ऐसा काम करके जाऊं इस धरती में कि रियली में मैं अब एक मिसाल बनना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि एक रईस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक रईस व्यक्ति का फर्ज क्या है इस धरती में, ये दिखाना पड़ेगा हमको। और ये मैं चाहता हूं कि मैं